हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपके बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे जो भी स्टूडेंट्स मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं जिसका टाइटल है एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी, यानी हिंदी में इसको कहें अगर तो मध्यकालीन इतिहास आप जब पढ़ते हैं जिसका टाइटल है प्राचीन और पूर्व मध्य भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, ये आपको पढ़ना है अपने मेडिवल हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर में। तो मेरे जो भी स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट सेमेस्टर में मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो इसका सिलेबस भी मैंने अपलोड कर दिया है और मैंने इसकी यूनिट्स को भी स्टार्ट कर दी है, जिसमें आपका यूनिट नंबर 1 हमने पढ़ लिया है जो है प्राचीन इतिहास का परिचय, और यूनिट नंबर 2 में आपका पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता, उसको भी हमने पढ़ लिया, और वैदिक और उत्तर वैदिक काल, इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ लिया। यानी यूनिट 1 एंड 2 आपका पूरा नोट्स के साथ अच्छे से पूरा कंप्लीट करवा दिया है मैंने। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट नंबर 3, जिसमें आपको पढ़ना है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल में मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 6ठी शताब्दी में मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन चुका था। देखिए, 16 महाजनपद थे, हमने महाजनपदों के बारे में भी पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो उन 16 महाजनपदों में से मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था 6ठी शताब्दी में, और इसके उत्कर्ष के लिए निम्न राजवंशों ने अपने अपने योगदान दिए थे, अपना योग दिया था। देखिए, मगध पर जो शासन करने वाला पहला वंश था वो बृहद्रथ वंश था, और इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम भी बृहद्रथ था। इसने अपने नाम पर ही अपने वंश का नाम बृहद्रथ वंश रखा। और देखिए, रिपुंजय जो था वो बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था। और इसके बाद बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की। देखिए, मगध साम्राज्य का जो वंश था हर्यक वंश, वो 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक चला था। और देखिए, मगध में पहला महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजवंश जो था वो हर्यक राजवंश था, जिसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। तो देखिए, बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। और देखिए, बुद्ध इतिहास के अनुसार बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया था। बिंबिसार जो था इस वंश का पराक्रमी, योग्य तथा एक महान शासक था। और देखिए, एक कुशल प्रशासक एवं महान विजेता के सभी गुण बिंबिसार में विद्यमान थे। यानी कि जो एक महान विजेता के अंदर जो सारे गुण होने चाहिए वो सब बिंबिसार में थे। बिंबिसार ने अंग राज्य पर विजय प्राप्त की। देखिए, अंग भी एक महाजनपद था। बिंबिसार ने उस पर विजय प्राप्त की तथा कोसल, लिच्छवी व मद्र देश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी शक्ति मजबूत कर ली। यानी कि वैवाहिक संबंध का मतलब कि इन सभी जगहों की राजकुमारियों से इसने विवाह किया, जिससे उसका वैवाहिक संबंध बना और उसने अपनी शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ा लिया। देखिए, बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। पहला विवाह उसने कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकौशल देवी के साथ किया था। यानी बिंबिसार की पहली बीवी यानी पहली पत्नी का नाम महाकौशल देवी था। प्रश्न पूछ देता है कि बिंबिसार की प्रथम पत्नी का क्या नाम था, तो महाकौशल देवी था। याद रखिएगा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। देखिए, बिंबिसार ने दूसरा विवाह चेलन्ना के साथ किया। चेलन्ना बिंबिसार की दूसरी पत्नी थी। और बिंबिसार ने अपना तीसरा विवाह खेमा से किया, जो मद्र की राजकुमारी थी। तो देखिए, इन सभी जगहों से उसने अपने वैवाहिक संबंध बनाए और अपनी शक्ति को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया। देखिए, जो ये राज्य था, इस राज्य की जो राजधानी थी पहले गिरिवर्ज थी, और बाद में बिंबिसार ने राजगिरी को अपनी राजधानी बना लिया। और वह पहला राजा था जिसके पास एक अस्थायी सेना थी। यानी बिंबिसार पहला ऐसा राजा था जिसके पास अपनी पूरी एक अस्थायी सेना थी। अब देखिए, बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अजात शत्रु शासक बनता है हर्यक वंश का। और ये किस तरह से शासक बनता है?
अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी, उसके बाद ये गद्दी पर बैठता है और ये 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन करता है। अजातशत्रु इस वंश का दूसरा महान शासक था। ये भी अपने पिता की तरह महान शासक था। और देखिए, जो अजातशत्रु था वो बिंबिसार और उनकी दूसरी पत्नी जो थी चिलन्ना, उनका पुत्र था। देखिए, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके 492 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठा था। देखिए, अब जो अजातशत्रु था उसने मल्ल, काशी व अवंती को जीतकर मगध राज्य में मिला लिया था। देखिए, जो 16 महाजनपद हमने पढ़ा था उनमें ये सभी महाजनपद थे, तो उन सभी को उसने जीतकर अपने मगध राज्य में मिला लिया था। और जो अजातशत्रु था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। ये देखिए, यहाँ पे आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न पूछ देता है कि अजातशत्रु ने पहला संगीति आयोजन कब और कहाँ कराया, तो 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में कराया था। देखिए, जो उसका मंत्री था वह संस्कार विशिष्ट कूटनीतिज्ञ था। उसकी सहायता से ही अजातशत्रु ने लक्षवियों को परास्त किया था। अजातशत्रु के मंत्री का नाम याद रखिएगा, वह संस्कार था और अजातशत्रु ने अपने इसी मंत्री की सहायता लेकर जो लक्षवियों थे, लक्षवी को मतलब हरा दिया था। और अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक शासन किया था। ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, अजातशत्रु के मृत्यु के बाद अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन, जिसको आप उदयन भी कह सकते हैं, तो दोनों तरह से पूछ देगा आपके एग्जाम में, तो कंफ्यूज मत होइएगा, उदयन या उदयन। तो ये शासक बनता है और ये 460 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक शासन करता है। देखिए, जिस तरह अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बना था, तो ठीक उसी तरह अजातशत्रु का जो पुत्र उदयन था उसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। इसीलिए उदयन को भी प्रीत हंता कहते हैं, यानी कि पिता की हत्या कर शासन बना। देखिए, उदयन ने पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की। प्रश्न पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की, तो उदयन ने की और उसने उसको अपनी राजधानी बना लिया, यानी पाटलिपुत्र को उसने अपनी राजधानी बना लिया। और देखिए, अब जो उदयन था वो जैन धर्म का अनुयायी था और अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब देखिए, नागदशक जो था वो हर्यक वंश का अंतिम शासक था और 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग सेनापति था नागदशक का, तो नागदशक की हत्या शिशुनाग ने कर दी 412 ईसा पूर्व में और वहीं से इस वंश की समाप्ति हो गई और शिशुनाग ने एक नए वंश की स्थापना की और उस वंश का नाम पड़ा शिशुनाग वंश। अब देखिए, शिशुनाग वंश जो था वो 412 ईसा पूर्व से लेकर 345 ईसा पूर्व तक चला था। देखिए, शिशुनाग जो था इस वंश का संस्थापक था और इसी के नाम पर ये नाम है शिशुनाग वंश। देखिए, शिशुनाग ने 412 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की और गिरिवर्ज को अपनी राजधानी बनाया। देखिए, जो भी अलग अलग शासक आ रहे थे, अलग अलग नगर को अपनी राजधानी बना रहे थे, तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी गिरिवर्ज को बनाया। उसने लगभग 18 वर्षों तक शासन किया। किसने? शिशुनाग ने। और देखिए, शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, यानी इन सभी जगहों पर उसने विजय प्राप्त कर उन पर मतलब अधिकार जमा लिया। वैशाली को उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। देखिए, शिशुनाग ने पहले अपनी राजधानी गिरिवर्ज को बनाया, उसके बाद वैशाली नगर को इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। अब देखिए, शिशुनाग का पुत्र जिसका नाम था कालाशोक, जिसको काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, तो शिशुनाग का पुत्र काक वर्ग से नाम से भी जाना जाता है। और कालाशोक याद रखिएगा शिशुनाग का पुत्र था।
तो कालाशोक ने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी पुनः बनाया। यानी कि पाटलिपुत्र को पहली राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने, जो अजात शत्रु का पुत्र था। और उसके बाद शिशुनाग ने गिरिवर्ज को बनाया, फिर बाद में वैशाली को बना लिया। अब शिशुनाग के बाद उसके पुत्र ने पाटलिपुत्र को दोबारा अपनी राजधानी बना लिया। देखिए, कालाशोक के शासन काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। अब देखिए, एकदम ध्यान दीजिए कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? अजात शत्रु के टाइम में, जिसने राजगिरी में कराया था। और उसके बाद शिशुनाग के पुत्र ने, कालाशोक ने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। तो एकदम अच्छे से याद रखिएगा, पहली बार राजगिरी में अजात शत्रु के टाइम और दूसरी बात कालाशोक के टाइम वैशाली में। अब देखिए, शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो था नंदीवर्म, तथा जिसकी हत्या महापद्मनंद ने कर दी थी। देखिए, एकदम ध्यान दीजिए, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन और उसकी हत्या कर दी महापद्मनंद ने। और तभी से नंद वंश की स्थापना हुई और शिशुनाग वंश का अंत हो गया। और फिर देखिए, इसी के नाम पर हुई थी नंद वंश की स्थापना, महापद्मनंद। तो इसने जब इनकी हत्या कर दी तो फिर यहाँ से नंद वंश की शुरुआत हुई। अब देखिए, नंद वंश के बारे में पढ़ते हैं। नंद वंश 345 ईसा पूर्व से लेकर 321 ईसा पूर्व तक चला था। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपसे मैं एक बात कहूंगी कि अगर आप ईसा पूर्व नहीं समझते हैं कि ईसा पूर्व क्या है और ये 345 से 321 की तरफ क्यों जाता है, 345 से 300 से 45 से ऊपर जाना चाहिए, तो ये नीचे क्यों जाता है, कम क्यों होता है? अगर आप अभी तक इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो इस पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा कि ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होता है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और हिस्ट्री में आपको हर वक्त हर जगह प्राचीन इतिहास में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ईसा पूर्व सिर्फ आपको यही देखने को मिलता है। तो इसलिए इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी लिंक, देख लीजिएगा इस वीडियो को पूरा पढ़ने के बाद। अब देखिए, महापद्मनंद ने जब वो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की हत्या कर दी, उसको मार डाला, तब इसने नंद वंश की स्थापना की। और महापद्मनंद जो था वो नंद वंश का संस्थापक था। और देखिए, पुराणों से भी हमें ये उल्लेख मिलता है कि जो नंद वंश का संस्थापक था वो शूद्र था, यानी इसकी जो जाति थी वो शूद्र थी। और ये उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? पुराणों से मिलता है। ये एक महान योद्धा था, अतः इसने अपने बाहुबल से मगध को शक्ति संपन्न बनाया और पहली बार कलिंग को जीतकर मगध में मिलाया। इसका उल्लेख कलिंग शासक खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में है। अब देखिए, घनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक था और यह बड़ा अन्यायी और लोभी शासक था। जो नंद वंश का अंतिम शासक था वो बहुत अन्यायी शासक था। देखिए, फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इन्होंने चाणक्य की सहायता से, आपको पता है चाणक्य का एक और भी नाम है कौटिल्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी सहायता से घनानंद का वध कर दिया और नंद वंश का सूर्य हमेशा के लिए डुबा दिया। सूर्य को डुबा दिया यानी कि नंद वंश हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की। किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि हर्यक वंश और शिशुनाग वंश और नंद वंश ये सभी मगध साम्राज्य के राजवंश थे। और आई देखिए स्टूडेंट्स, इनमें जो जो संस्थापक थे वंशों के, और इन सभी को याद रखिएगा। इन्होंने किसको अपनी राजधानी बनाई, ये भी आप इसको याद रखिएगा। नोट्स को आप पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये नोट्स आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा मौर्य वंश, क्योंकि हमने यहाँ तक पूरा नंद वंश पढ़ लिया और नंद वंश के बाद ही, इसके अंत होने के बाद ही मौर्य वंश की शुरुआत होती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पढ़ने के लिए चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।